दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए तो फिर आगे का जीवन इतना आसान नहीं होता है। और अगर इंसान वक्त रहते सही कदम ना उठाए तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है बसंत कुंज। बात कर रहा हूँ मैं 16 मार्च की शाम के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल इसी बसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति स्ट्रेचर को लेकर के काफ़ी तेज़ी से इमरजेंसी वार्ड में जाता है और डॉक्टर को चिल्लाते हुए आवाज़ देता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। दरअसल मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है और मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। डॉक्टर जब उस महिला को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उस महिला की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर अब इस पूरे वारदात के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं किशनगढ़ इलाके में रहता हूं। दरअसल शाम के वक्त जब मैं ड्यूटी से अपने घर पे पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी फर्श पे पड़ी हुई है और उसके बगल में एक लेटर भी पड़ा हुआ था। जब मैंने लेटर को पढ़ा तो मालूम चला कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है। इसीलिए मैं आनन फानन में उसे लेकर के हॉस्पिटल में आया। राहुल जब ये सारी बातें डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर को लगता है कि अब ये मामला पुलिस का है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी किशनगढ़ थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। साथ ही इस बारे में राहुल से पूछती है। राहुल कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम पूजा राय है। दरअसल मेरी पत्नी भी एक एमएनसी कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन आज उसने छुट्टी किया था क्योंकि उसे कोई ज़रूरी काम था। दरअसल मैं गुड़गांव के एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पे नौकरी करता हूं। शाम के 5 बजे जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी इस हालत में फर्श पे पड़ी हुई थी। राहुल जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन साथ ही साथ राहुल को लेकर उसके घर पर चली जाती है। पुलिस जब राहुल के घर पर पहुँचती है, उस लेटर को अपने कब्जे में ले लेती है और घर की मुआयना करती है। उसके बाद से पुलिस थाने में आ जाती है और साथ ही इस बात की जानकारी पूजा के पिता सुरेश राय को दे देती है। सुरेश राय जो झारखंड प्रदेश के सिंदरी का रहने वाला है। इधर सुरेश को जब मालूम चलता है, दिल्ली थाने में जब पहुंचता है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं किया है बल्कि उसकी किसी ने हत्या किया है। हालांकि सुरेश जब हत्या की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस सुरेश से कहती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पे सुरेश पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है, जिससे पुलिस को भी सुरेश के बातों में कोई दम नहीं लगता है। उसके बाद से पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आखिरकार 1.5 महीनों बाद 27 अप्रैल को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूजा की मौत जहर खाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सर में काफ़ी गहरे चोट लगने की वजह से हुई है। हालांकि बावजूद इसके पूजा के शरीर में जहर का अंश मिलता तो है, लेकिन वो जहर जूस के माध्यम से दिया गया हुआ था। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, ये देख करके पुलिस एकदम से चौंक जाती है और फिर उसके बाद पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस सबसे पहले राहुल को थाने में बुलाती है और राहुल से कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने खुदकुशी नहीं किया है बल्कि उसकी किसी ने हत्या किया है। राहुल को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या किया है, राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का तो किसी के साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं था। लेकिन राहुल अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव देते हुए कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी आप सजा देना। पुलिस कहती है कि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। उसके बाद से पुलिस अब इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उस डिटेल्स में भी कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए। जब पूजा के मोबाइल से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता, उसके बाद से पुलिस अब पूजा के पति राहुल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब राहुल के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे राहुल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। दरअसल 16 मार्च को भी राहुल ने उस नंबर पर शाम के वक्त एक बार बातचीत किया था।
पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी पद्मा तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पद्मा जिसकी उम्र है लगभग 33 साल, जो मयूर बिहार की रहने वाली है। दरअसल ये पद्मा कोई और नहीं बल्कि राहुल के बचपन की दोस्त है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब पूजा के बारे में पता लगाने के लिए फिर से राहुल के घर पर जाती है और राहुल के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो राहुल के पड़ोसी कहते हैं कि हाँ साहब, उस दिन शाम के वक्त पद्मा राहुल के घर पे आई हुई थी। पड़ोसी जैसे इस तरह की बात कहते हैं, पुलिस पड़ोसियों की तहरीर पे 31 अप्रैल को राहुल और पद्मा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से पूजा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने पूजा की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब दोनों को अलग बिठा करके एक नोटबुक देती है और उस पर कुछ नोट करवाती है। दोनों जैसे ही उस नोटबुक पे नोट करते हैं, पुलिस अब उस नोटबुक को लेकर के उस सुसाइड लेटर से मैच कराती है। हालांकि पुलिस जब उस सुसाइड लेटर से लेकर के मैच कराती है तो पद्मा का नोट उस सुसाइड लेटर से मैच कर जाता है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सुसाइड लेटर पद्मा ने ही लिखी थी। इसीलिए पुलिस अब पद्मा से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पद्मा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, पूजा की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन पद्मा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल राहुल और पद्मा जो मूल रूप से झारखंड प्रदेश के सिंदरी के ही रहने वाले हैं और बचपन से दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती भी होती है। लेकिन जैसे ही दोनों जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर पद्मा और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इंटरमीडिएट तक की जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद से दोनों के दोनों अपने अपने करियर की तलाश में निकल जाते हैं। दरअसल राहुल जो ग्वालियर में अपनी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, तो वहीं पे पद्मा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आ जाती है। जब दोनों अलग हो जाते हैं उसके बाद से दोनों का कॉन्टैक्ट भी टूट जाता है। राहुल ग्वालियर से रह करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, उसकी नौकरी हरियाणा के गुड़गांव शहर में लग जाती है। राहुल को जब गुड़गांव में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से किशनगढ़ इलाके में एक किराए का फ्लैट ले लेता है और वहीं पर रहकर अपनी नौकरी करने लगता है। इधर पद्मा भी जब नोएडा में आती है, MBA की जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद पद्मा को भी एक MNC कंपनी में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से पद्मा भी मयूर बिहार में अपना एक किराए का फ्लैट लेकर के वहीं से नौकरी करने लगती है। हालांकि दोनों नोएडा और दिल्ली में ही रहते हैं, पास रहते हुए भी दोनों का कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार राहुल के बचपन के स्कूल के जो दोस्त होते हैं, दोस्तों के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसमें राहुल के साथ साथ पद्मा भी जुड़ी हुई थी। और इसी ग्रुप के जरिए आखिरकार कई सालों के बाद राहुल और पद्मा को एक दूसरे का नंबर मिल जाता है। कई सालों के बाद जब राहुल और पद्मा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आखिरकार उनका पुराना प्यार फिर से जग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। चूँकि दोनों अपनी अपनी कंपनी में ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, दोनों में इतना काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है कि अब राहुल और पद्मा शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी इधर राहुल के परिवार वाले उसकी शादी अपने ही इलाके की रहने वाली पूजा राय से तय कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब राहुल को मालूम चलता है, राहुल जब अपने घर पे जाता है, अपने पिता से पद्मा को लेकर के साफ सुथरे बातचीत करता है। दरअसल राहुल अपने पिता रामदेव मिश्रा से कहता है कि मैं पद्मा से बचपन से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल राहुल पद्मा की नौकरी के बारे में भी अपने पिता से बताता है, लेकिन बावजूद इसके राहुल के पिता इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और आखिरकार पूजा से ही उसका रिश्ता तय कर देते हैं। राहुल को जब लगता है कि उसके पिता मानने वाले नहीं हैं, आखिरकार अब राहुल पूजा से मिलने का तय कर लेता है। जब एक दिन राहुल को मौका मिलता है, पूजा से जाकर जब मुलाकात करता है, पद्मा के बारे में पूजा से सब कुछ सच बता देता है। राहुल पूजा से कहता है कि मैं पद्मा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल जब अपनी सारी सच्चाई पूजा से बताता है, ये सुनकर पूजा भी काफ़ी खुश हो जाती है। दरअसल पूजा को लगता है कि वाकई में राहुल एक सच्चा इंसान है। पद्मा के बारे में जानने के बावजूद भी पूजा राहुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार घटना से ठीक 2 साल पहले राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। राहुल जब पूजा से शादी कर लेता है, शादी के बाद पूजा को लेकर दिल्ली के किशनगढ़ अपने किराए के फ्लैट में आ जाता है और वहीं पे अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। इधर राहुल पूजा से शादी तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके
पद्मा और राहुल दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। पूजा को पहले से ही मालूम था कि उसका पति पद्मा से प्यार करता है। पूजा सोच करके आई थी कि अपने पति से इतना प्यार करेगी कि राहुल पद्मा को भूल जाएगा। पर जैसे ही शादी के कुछ महीने का समय गुजरता है, राहुल के घर में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पूजा अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करने के लिए जब कहती है, राहुल उसे मंजूरी दे देता है और फिर पूजा का बायोडेटा बनाने के लिए पद्मा को अपने घर पे बुलाता है। खुद पद्मा ही पूजा का बायोडेटा बनाती है। उसके बाद से पूजा को भी एक एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक बार पद्मा जब राहुल के घर पे आती है, उसके बाद से बार बार उसके घर पे आना जाना शुरू कर देती है। लेकिन पद्मा जब बार बार राहुल के घर पे जाना शुरू करती है, अब पूजा को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चाह करके भी पूजा पद्मा को कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन हंसी मजाक में ही पद्मा को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर पद्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पद्मा भी अपने प्यार को लेकर के मजबूर थी, इसलिए चाहकर पद्मा भी कुछ कर नहीं पाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, इसके बावजूद भी पद्मा जब राहुल के घर पे जाना बंद नहीं करती है, आखिरकार अब पूजा पद्मा से झगड़े तकरार करने लगती है। इस वजह से अब पद्मा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। एक दिन पद्मा जब राहुल से मुलाकात करती है, उसकी पत्नी की शिकायत करती है। जब तरह तरह की शिकायतें राहुल से करती है, राहुल भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। हालांकि राहुल जब अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, पद्मा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से पद्मा और राहुल एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। 16 मार्च को राहुल अपनी ड्यूटी चला जाता है और पूजा छुट्टी लेकर घर पे ही रहती है, क्योंकि पूजा को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होता है। जैसे ही शाम के 3 बजता है, करीब 3 बजे के आसपास पद्मा राहुल के घर पे पहुंच जाती है। उस वक्त पूजा घर पे अकेली ही थी। हालांकि पद्मा जब पूजा के घर पे पहुंचती है तो बाहर से ही 2 गिलास में जूस लेकर के जाती है। जब पूजा के घर में पहुंचती है, पूजा जब अपने सामने पद्मा को देखती है, देखते ही कहती है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। इस पर पद्मा जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुरंत ही यहाँ से चली जाऊँगी, थोड़ी देर बैठ कर के बातचीत करते हैं, उसके बाद से तुम चली जाना। दोनों थोड़ी देर बैठ कर के बातचीत करते तो हैं, लेकिन उसी वक्त पद्मा वो दोनों जूस का गिलास सामने रख देती है और उसमें से एक गिलास पूजा को देती है। लेकिन इससे पहले कि पूजा उस जूस के गिलास को पी पाती, पद्मा पूजा से कहती है कि क्या मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो। पूजा तुरंत ही किचन में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि पूजा किचन से बाहर आ पाती, इधर पद्मा अपने बैग से कुछ जहरीली पदार्थ निकालती है और उसे पूजा के गिलास में मिला देती है। पूजा जब किचन से बाहर आती है, फिर से दोनों वहीं पे बैठ कर के बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान ही पूजा उस जूस को पी जाती है, जिसे पीने के थोड़ी देर के बाद पूजा के अंदर असर होना शुरू हो जाता है। दरअसल पूजा एकदम से बेचैन ही नहीं हो उठती है, बल्कि उसे उल्टियाँ भी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पूजा दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन इससे पहले कि पूजा दरवाजे की तरफ जाती, पीछे से पद्मा आकर उसे पकड़ लेती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है, जिसकी वजह से पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा जब बेहोश हो जाती है, बेहोशी के हालत में ही पद्मा पूजा को पकड़कर उसके सर को फर्श पे जोरदार तरीके से 4 से 5 बार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से पूजा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। पूजा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से पूजा की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके पद्मा मयूर विहार अपने कमरे पे चली जाती है और कमरे पे पहुंचने के बाद राहुल को फ़ोन करती है और पूरे घटना के बारे में राहुल से बताती है। साथ ही साथ राहुल से कहती है कि मैंने उसकी डेड बॉडी के बगल में एक सुसाइड लेटर छोड़ दिया है। अगर पुलिस जाकर के जांच पड़ताल करेगी, सुसाइड लेटर को जब पढ़ेगी, पुलिस को भी लगेगा कि पूजा ने आत्महत्या कर लिया है। इधर जैसे ही शाम के 5 बजता है, राहुल जब अपने घर पे पहुंचता, अपने षड्यंत्र के तहत पूजा की डेड बॉडी को आनन फानन में उठाकर फोर्टिस हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है, प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए। वाकई में पद्मा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस पद्मा के ही तहरीर पे राहुल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पत्नी का नाम है मोहिनी श्रीवास्तव, जो
सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं रमेश कुमार। रमेश कुमार जो सिंगरौली के रहने वाले हैं और अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को टीचिंग कराते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं छगन। छगन जो पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं विक्रम कुमार। विक्रम कुमार जो गोडा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं ओम प्रकाश प्रजापति। ओम प्रकाश प्रजापति जो नोखा बीकानेर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।